हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया। हीजनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसको। और अगला जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब जो चीज़ें फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया था। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर अनसर्टेन रहती हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताया था। और एक चीज़ मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनके लिए इसका कोई भी सिग्निफिकेंस है वो नहीं है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत वही जो जो नेचर चल रहा था, ड्वेल बिहेवियर मैटर का, जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसी का ही एक तरीके से हम कह सकते हैं उसी का रिजल्ट है ये वाला प्रिंसिपल भी। क्योंकि पहले जो उन्होंने माना कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी वहाँ पर शो कर रहे हैं, वेव का जैसे भी वहाँ पर बिहेव कर रहे हैं और पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर रहे हैं। तो फिर वो जो थ्योरी वहाँ पर जो प्रूव हो गई थी कि जो सारे के सारे जो मैटर हैं उनमें दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उनको वेव भी माना जाए और उनको पार्टिकल भी माना जाए। तो फिर बाद में जो हीजनबर्ग करके जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने कहा कि अगर हम पार्टिकल को दोनों तरीके से मान रहे हैं, मतलब अगर हम मैटर को वहाँ पर दोनों तरीकों से कंसिडर कर रहे हैं, मतलब वेव भी मान रहे हैं और वहाँ पर पार्टिकल भी मान रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी आ सकती है। अब वो किस में आई? उन्होंने बताया कि अगर वहाँ पर दोनों का ड्वेल अगर हम बिहेवियर मानते हैं मैटर का, तो उस कंडीशन के अंदर हम एक ही टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एप्लीकेबल भी किसके लिए है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब हम लोगों ने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा था तब भी मैंने कहा था कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये फ्रूटफुल नहीं है उतना जितना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल भी मेनली किसके लिए एप्लीकेबल होगा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एप्लीकेबल है वो होगा। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में अगर हमें जैसे एग्जैक्ट वहां पर पोजीशन पता चल जाए तो उस कंडीशन के अंदर हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मास को अगर हम वहां पर जैसे कांस्टेंट, वो तो चेंज होगा नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास है वो फिक्स रहेगा, पर वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो अगर हमें पता चल जाए कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कि वहां पर पोजिशन क्या है, तो उसकी हम वेलोसिटी नहीं बता सकते एग्जैक्ट, और अगर वेलोसिटी एग्जैक्ट पता चल जाए तो उसकी पोजीशन हमको नहीं पता चलेगी। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक ही टाइम पे एट ए सिंगल टाइम हैज नो मीनिंग। अगर एक ही टाइम पे अगर हमको ये दोनों चीजें पता करनी है तो वहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कोई भी मीनिंग नहीं है। हम दोनों में से किसी एक ही चीज़ को वहाँ पर एक्यूरेसी के साथ में है वो फाइंड है वो कर सकते हैं। ये किसने बताया था? हीजनबर्ग ने बताया था, जो जर्मन फिजिसिस्ट थे उन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया। अब उन्होंने इसको आगे फर्दर है एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन है वो भी दिया। उन्होंने बताया कि भाई अगर जैसे ये अनसर्टेनिटी वहाँ पर आ रही है तो अनसर्टेनिटी को उन्होंने प्रूव है वो करके बताया, और उन्होंने एक रिलेशन है वो वहाँ पर बताया कि जो अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर है डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी यहाँ पर पहले से तो मोमेंटम लिख लेते हैं, मोमेंटम के अंदर है तो वो अप्रॉक्स वहाँ पर किसके इक्वल होगी? h/4 के इक्वल है वो होगी। ये उन्होंने इक्वेशन दिया। अब यहाँ पर जो p है, p को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी से। तो ये भी किसके इक्वल हो गया? h/4 के। अब यहाँ पर मास को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दे तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमको? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अप्रॉक्स h/4 m। ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब डेल्टा एक्स क्या होगा यहाँ पर? तो इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है या उसके अंदर कितना, मतलब जो प्रिसीजन है वो कितना कम होगा, तो वो इसको शो करेगा यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। फिर अगर डेल्टा वी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और यहाँ पर
जो h है वो हो जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट, जो हम लोग पहले जिसको पढ़ चुके हैं मैक्स प्लांक की थ्योरी के अंदर, और जिसकी वैल्यू है अब आपको याद हो जानी चाहिए यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। पाई की वैल्यू पता ही है आप लोगों को, पाई का जो वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 7 वो आएगा 3.14। और यहाँ पर जो मास जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर फाइंड कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिसके अंदर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी लेंगे और जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनके रेस्पेक्ट में भी हम इसको यहाँ पर फाइंड करके देखेंगे क्या वाकई वहाँ पर इनके लिए अनसर्टेनिटी आती है या नहीं आती है। उससे पहले ये जो चीज़ें हैं इक्वेशंस हैं वो हमें जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने बता दिया था कि भाई ये इक्वेशन है इस तरीके से होगा। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जैसे कि इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ इसको। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को मॉडल के जो एटम के मॉडल के थ्रू जो पता चली, तो उनको पहले मैं थोड़ा सा वापस आपको बता देती हूँ कि जो एटम का जो साइज़ है वो कितना माना है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज़ कितना माना है वहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर, और इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है वो 10⁻⁻18 मीटर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमें पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ उन सब चीज़ों के बारे में। तो जब ये चीज़ें हमें पता है, अब यहाँ पर अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसका साइज़ कितना ज़्यादा स्मॉल है, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब हम एटम ही नहीं देख पा रहे तो उसके अंदर न्यूक्लियस क्या देखेंगे और उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन है वो क्या देखेंगे। तो अगर मेरे को यहाँ पर पता लगाना है कि भाई अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो अगर यहाँ पर जैसा कि ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स बने हुए हैं, इनके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं नेकेड आई से देख नहीं सकती, तो वहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब एटम ही नहीं नजर आ रहा तो इलेक्ट्रॉन तो फिर बहुत दूर की बात है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा जो प्रिसाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज़ है वो हमको करना पड़ेगा, जो बहुत मतलब मैग्नीफाई कर सकते हैं छोटी से छोटी चीज़ों को। तो वहाँ पर अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स का अगर हम यूज़ लें तो वहाँ पर क्या होगा कि भाई उनकी तरफ से इनके ऊपर क्या डाली जाएगी, लाइट है वो डाली जाएगी, मतलब एक तरीके से इनको क्या मिलेगी, एनर्जी है वो मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हमने लाइट डाली तो हमें उसकी क्या पता चल गई, पोजीशन है वो पता चल गई। पर जैसे ही लाइट इस पर्टिकुलर मैटर से टकराएगी तो वहाँ पर क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होते ही वहाँ पर मोमेंटम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे यहाँ पर पोजीशन पता चल गई तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू है वो हम उस समय फाइंड है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये उन्होंने प्रूव करके बताया कि भाई इस तरीके से कि अगर एक हमने लाइट डाली इसको देखने के लिए तो पोजीशन तो पता चल गई, पर उसी समय इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही वो समझाना चाह रहे थे कि भाई एक ही टाइम पे हम दोनों चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट है वो पता है वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा मतलब शॉर्ट उनको कह सकते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि उनको हम विदाउट जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हम देख ही नहीं सकते हैं। और जब हम उनके ऊपर लाइट डालेंगे तो वहाँ पर पोजीशन तो हमको चलो फिर भी पता चल जाएगी, पर उसी समय वहाँ पर जैसे ही कॉलिजन हुआ और उसी समय वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगी, और हम कह सकते हैं उनकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्योंकि एनर्जी से जैसे ही मतलब लाइट की फॉर्म में उन्हें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, वहाँ पर चेंज है वो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको अगर एग्जैक्ट पोजीशन अगर मिल गई तो वहाँ पर एग्जैक्ट वेलोसिटी है वो नहीं मिल पाएगी, और हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट मोमेंटम है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत इजी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं इस प्रिंसिपल को, ठीक है। पर ये जैसा कि मैंने कहा कि बड़े जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बॉल ले लिया, ये जैसे बॉल है, अब इसको अगर मेरे को समझना है या इसके ऊपर ये प्रिंसिपल अगर मेरे को अप्लाई करके देखना है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि भाई इन लोगों ने तो माना था कि भाई दो मतलब ये पार्टिकल के भी जैसे बिहेव करेगा और वेव के जैसे भी जो है वो बिहेव करेगा। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा भी था कि जो बॉल्स के लिए जो वेवलेंथ आ रही है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल है,
और इतनी स्मॉल है कि उसको हम किसी भी मतलब प्रिसाइज जो इंस्ट्रूमेंट उसे हम डिटेक्ट है वो नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसके लिए जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट आएगी। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट आने की वजह से यहाँ पर इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो भी कितनी आएगी, बहुत कम आएगी। तो जब लैम्डा की वैल्यू कम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन क्या है वहाँ पर ऑलमोस्ट कहाँ होगी, फिक्स होगी, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम वेव मान के चल रहे हैं तो इसके बीच में ये जो दो क्रेस्ट या दो वैली के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा मान के चल रहे हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर है तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल कहाँ हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है। अब ये डिस्टेंस इतनी कम है, इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी एक्यूरेसी है वो बॉल की जो पोजिशन की एक्यूरेसी है वो क्या हो गई, बढ़ गई वहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर बॉल के रेस्पेक्ट में पोजीशन के अंदर तो एक्यूरेसी आ रही है। साथ ही साथ अगर हम मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर इसका मास तो हमें पता ही होगा। जैसे सपोज अगर हमने 0.1 kg है वो मान लिया तो ये मास हमको पता है, और अगर ये किस स्पीड से फेंकी जा रही है तो v अगर हमको पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम है वो फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम वहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन भी पता लगा सकते हैं, और एग्जैक्ट वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड है वो कर सकते हैं। क्योंकि इनकी जो वेव लेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो इतनी सी जगह में यहाँ पर, जैसे अगर ये जगह बहुत लार्ज होती जैसे इतनी, तो वहाँ पर क्या हो जाती है कि कोई भी पार्टिकल है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ही लैम्डा बढ़ेगा तो वहाँ पर पोजीशन के अंदर जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी। एक्यूरेसी यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है यहाँ पर। जबकि इतनी अगर शॉर्ट छोटी जगह है तो वहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर बढ़ जाएगी। जैसे ही लैम्डा अगर लार्ज हुआ तो वहाँ पर एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पर बॉल के रेस्पेक्ट में तो ये फुलफिल है वो नहीं हो रहा जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। बट हाँ, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि अगर हमें पोजीशन पता चली तो मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया, और वी कैन से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वहाँ पर चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट दोनों चीज़ें एक ही टाइम पर है वो नहीं बता पा रहे। तो ये किसने बताया था हमको, हीजनबर्ग ने बताया था। अब इसको हम और यहाँ पर न्यूमेरिकल या कुछ वैल्यूज पुट करके है वो हम समझ लेते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पर इसको जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनके थ्रू अब इसको समझने की हम कोशिश करेंगे हीजनबर्ग के प्रिंसिपल को। तो इसके लिए यहाँ पर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी लेंगे और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के लिए हम इसको कंपेयर है वो करते हैं कि जो हीजनबर्ग ने जो इक्वेशन दिया था वो क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो हीजनबर्ग का इक्वेशन था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अप्रॉक्स h अपॉन 4πm। अब यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे में हमने लिया यहाँ पर, तो उसके लिए m की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, और भी कैसे हमने मिलीग्राम में रखी है, तो बहुत कम वैल्यू ही रखी है। फिर भी यहाँ पर जैसे अगर हमने मिलीग्राम में इसको लिया तो अब वैल्यूज जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें जो अनसर्टेनिटी है वो मिल रही है 10⁻⁻28। मतलब जो अनसर्टेनिटी जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है वो हमें बहुत 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 कम मिल रहा है। 10⁻⁻28 मतलब अनसर्टेनिटी क्या है, बहुत नाम मात्र की, मतलब हम बहुत नेग्लिजिबल है उसको मान सकते हैं। तो अब यही चीज़ अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई अगर हम करके देखें यहाँ पर, तो जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एक चीज़ मैं बताना भूल गई यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर इसको कट करेंगे यूनिट्स वगैरह को, तो यहाँ पर जूल की जगह फिर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर है वो पुट करेंगे। तो यहाँ से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सेकंड से ये एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर जैसे इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जब हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो हमको वैल्यूज मिल रही है 10⁻⁻⁴। मतलब इसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, अनसर्टेनिटी यहाँ पर होगी। अब दोनों को अगर कंपेयर करके आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत लेस है, जबकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो क्या है, हाई है।
जिसको हम इग्नोर है वो नहीं कर सकते, जिसको हम नेग्लिजिबल है वो नहीं मान सकते। अब इसको फर्दर यहाँ पर अगर हम प्रूव करके देखना चाहें तो अगर वहाँ पर कहा जाए कि भाई जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर, अगर थोड़ी देर के लिए मान ली जाए इलेक्ट्रॉन की जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की वो 10⁻⁻8 है। अब आपको बताना है कि वहां पर v में वेलोसिटी के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, डेल्टा v अगर फाइंड करना है तो आप अगर इसको वैल्यूज पुट करो तो 10⁻⁻4 जो यहाँ से मिला हमें प्रोडक्ट डेल्टा x इंटू डेल्टा v अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट अपॉन हमने क्या पुट किया कि जो अनसर्टेनिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में तो वो हमने मानी यहाँ पर 10⁻⁻8। तो जब जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो हमें कितना मिल रहा है, डेल्टा वी कितना मिल रहा है 10⁻4। मतलब अगर हमें डेल्टा एक्स हमने अगर एक्यूरेसी से फाइंड अगर कर लिया, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी मतलब बहुत कम आ रही है, 10⁻⁻8 मतलब बहुत कम है, तो अब आप देख लो कि वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी वो 10⁻4 में चला गया। मतलब हम उसकी जो वेलोसिटी है वो अब बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा मतलब पता ही नहीं लगा सकते, 10⁻4 में चला गया, इतनी अनसर्टेनिटी है वो वहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो ये प्रिंसिपल है वो बिल्कुल है वो फिट बैठता है, बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से उनके लिए बिल्कुल है वो फिट है वो नहीं बैठता है। और यहाँ पर अब इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी ले लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स है जो देखेंगे यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं या एग्जाम्स जनरल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रॉब्लम जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेल्टा एक्स है वो दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और उसके लिए डेल्टा वी है वो फाइंड करना है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे इसके ऊपर लाइट डाली तो हमें जो डेल्टा एक्स मतलब जो वहाँ पर अनसर्टेनिटी पोजिशन के अंदर मिल रही है वो मिल रही है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और इसके लिए जो डेल्टा वी मतलब अब वहाँ पर वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी मिलेगी वो हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम है आपको फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अप्रॉक्स h अपॉन 4πm। अब यहाँ पर डेल्टा वी फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है हमको, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मैंने पहले भी बताया है जूल की जगह जो यूनिट है वो आप लोग लिख सकते हो वहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और डेल्टा एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो उसको हम मीटर में है वो कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर है वो हो जाएगा। अब ये यहाँ पर वैल्यूज अगर जब हम पुट करेंगे तो ये केजी, तो ये केजी से केजी यहाँ पर कट हो जाएगा, मीटर है एक वो कट हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेकंड है वो भी उससे कट होगा, और फाइनली जो यूनिट्स को कट करने के बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है वो हमको डेल्टा वी का यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमने डेल्टा एक्स वो प्रिसाइज अगर फाइंड कर लिया, ठीक है, कि इतना मतलब प्रिसाइज वैल्यू हमको मिल रही है, तो यहाँ पर ये अगर ये -10 में मिल रहा है मतलब इतना मतलब एक्यूरेट हमने फाइंड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ हो सकता है, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि डेल्टा वी की वैल्यू में कितना अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है 10⁻6, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर अनसर्टेनिटी है वो बढ़ चुकी है जिसको हम फाइंड है वो नहीं कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, गोल्फ बॉल है, उसके लिए वहाँ पर मास दे रखा है 40 ग्राम, स्पीड दे रखी है वहाँ पर 45 मीटर पर सेकेंड, और एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो दे रखा है यहाँ पर 2%। इसके लिए फाइंड हमको क्या करना है, डेल्टा एक्स है वो फाइंड करना है। तो अगेन आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू अप्रॉक्स हम कहेंगे h अपॉन 4πm। अब इसमें से डेल्टा एक्स फाइंड करना है और डेल्टा वी के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो दे रखी हैं। तो डेल्टा वी के लिए स्पीड आपको दे रखी है और एक्यूरेसी कितनी दे रखी 2% है वो दे रखी है। तो 45 का 2% हमको यहाँ पर फाइंड है वो करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा 0.9 यहाँ पर मिल जाएगा। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 90/100 तो 0.9 मीटर पर सेकेंड है वो मिल जाएगा। तो हमारे पास में डेल्टा वी है, एच हमें पता है
4 पाई की वैल्यू पता है, m यहाँ पर दे रखा है, पर ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट है वो करना पड़ेगा। तो अब हम डेल्टा एक्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट अगर हम करें तो h की जगह 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल की जगह वापस हम क्या पुट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर 3.14 इंटू मास के लिए हम यहाँ पर 40 इंटू 10⁻⁻3 अगर कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ हमको किस में मिल जाएगी, किलोग्राम के अंदर मिल जाएगी। और जो डेल्टा V है वो यहाँ पर हमको मिल रहा है 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस जूल की जगह अगर हम यहाँ पर पुट कर दें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब जो यूनिट जो कट रही है उनको अगर हम काट देंगे तो हमको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। तो डेल्टा एक्स की जो अनसर्टेनिटी है वो -33 मीटर मिल रही है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल है, जिसको हम इग्नोर है वो कर सकते हैं। एग्जैक्ट हमको पोजीशन भी क्या रहेगी उसकी पता है वो रहेगी। तो यहाँ पर हम मतलब न्यूमेरिकल्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो थीसिस है या जो इन्होंने ये हाइपोथेसिस जो दिया था, जो अपना इक्वेशन दिया था, अपना मॉडल है वो दिया था, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए एप्लीकेबल है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स है, मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं इट इज नेग्लिजिबल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा स्टेटमेंट क्या था, फिर उन्होंने इक्वेशन क्या दिया, किस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही हमने उसके ऊपर लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी में है वो चेंज आएगा। साथ ही साथ अगर वहाँ पर जो लाइट जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब भी हम लाइट डालते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू क्या होता है, hc/λ। अगर आप ज़्यादा एनर्जी की लाइट अगर डालोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर उसकी पोजीशन है वो थोड़ा एक्यूरेसी के साथ में पता लगा सकते हैं। पर अगर वहाँ पर एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही उसको ज़्यादा एनर्जी की लाइट मिलेगी तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ही निकल कर है वो बाहर जा सकता है। अगर इतनी क्योंकि जैसे ही वेव और मैटर है वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी की लाइट हमको मिल रही है, क्योंकि हमें वेवलेंथ है वो शॉर्ट रखनी है, तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा शॉर्ट होगी, जितनी ज़्यादा मतलब वहाँ पर ये लैम्डा शॉर्ट होगी, उतना ज़्यादा प्रिसीजन हमको किस में मिलेगा, पोजीशन में मिलेगा। पर इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि अगर एनर्जी हमने बढ़ा दी तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ही छोड़कर चला जाए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई थी, समझी थी। और ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अनसर्टेन क्या होगा वहाँ पर, अगर एक चीज़ हम फाइंड एग्जैक्ट कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ है वो एग्जैक्ट है वो नहीं बता पाएंगे। डेल्टा एक्स पता लगा लिया तो डेल्टा वी नहीं पता पाएंगे, डेल्टा वी एग्जैक्ट पता लगा लिया तो डेल्टा एक्स है वो नहीं पता लगाएंगे। और इनको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप बहुत इजी तरीके से वो समझ सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम बहुत मतलब जैसे कंफ्यूज होने वाली कंडीशंस नहीं है। आप अगर एक बार न्यूमेरिकल्स करके देखोगे, या मैंने जो इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल आपको दिया है जिसमें हमने लाइट है उसके ऊपर डाली, तो बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने लाइट डाली, पोजीशन तो हमें पता चल गई, पर वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो दोनों ही चीज़ें वहाँ पर एक साथ है वो फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी। तो यही था हीज़नबर्ग का जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। तो आप आगे से आगे इसको शेयर है वो कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए। थैंक यू।